हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आप लोगों का फिजिक्स वाला फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। मोस्ट अवेटेड सीरीज कमेंट कर करके बच्चे परेशान कर दिए मुझको कि सर लाइट लेके आइए, लाइट लेके आइए। तो आपके जीवन में हम लोग प्रकाश लेके आ गए हैं आज, है ना। आपके जीवन को हम लोग प्रकाशमय करने वाले हैं, है ना। 6 लेक्चर की ये सीरीज होने वाली है। मेरे हिसाब से 6 या 7 लेक्चर इसके अंदर रहेंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए कोई अलग से एक लेक्चर लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीच में ही हम लोग पहले रिफ्लेक्शन वाला पार्ट खत्म करके उसके न्यूमेरिकल करेंगे, फिर रिफ्रैक्शन स्टार्ट करके फिर उसके एंड में उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए कोई अलग से लेक्चर, कोई मिसलेनियस लेक्चर अगर लाने की जरूरत पड़ेगी, बाद में कभी कोई प्रैक्टिस सेशन लाने की जरूरत पड़ेगी तो जरूर लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए काफी है कि हम लोग सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि लाइट होती क्या है ना। आज का जो लेक्चर है वो रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और प्लेन मिरर तक सीमित रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ताबड़तोड़ स्फेरिकल मिरर आएंगे, स्फेरिकल मिरर पर न्यूमेरिकल्स आएंगे, रे डायग्राम्स को कैसे ड्रॉ करना है, एक एक रे डायग्राम को मैं खुद ड्रॉ करके दिखाऊंगा यहां पर, है ना। कोई स्टिल इमेज आपको नहीं दे दी जाएगी कि भाई हाँ ये स्टिल इमेज है, ऐसा ऐसा बनता है और तो बना ले भाई, नहीं। कॉपी पेन लेकर के आपको बैठना पड़ेगा, आज ही बैठना पड़ेगा कॉपी पेन लेकर के आपको, ठीक है। तो निकाल लो और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो लाइट होती क्या है, ये डुअलिटी क्या चीज है, सुना होगा आप लोगों ने, डुअल नेचर ऑफ लाइट। ये एक रिवीजन लेक्चर है, मैं बहुत बेसिक से बातें नहीं करूंगा, ठीक है ना। आप लोग काफी कुछ जानते होंगे लाइट के बारे में पहले से, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट की डुअलिटी, डुअलिटी का मतलब होता है दोगलापन, है ना, दोगलापन। आपने अलग पांडे सर की जरूर कोई ना कोई ऐसी वीडियो देखी होगी, उन्होंने यहां पर लिख रखा है इलेक्ट्रॉन दोगला है, लाइट दोगली है, सब दोगले हैं, है ना। तो वाकई में लाइट दोगली कैसे है उसको थोड़ा सा हम लोग टच करेंगे, क्योंकि बाद में जाकर के 12th में जाकर के आपको डिटेल में पढ़ना ही है कि लाइट कैसे दोगली है ना। हम लोगों को यहां पर बेसिक सिर्फ डेफिनेटिव रह करके बातें करनी है, कन्फाइंड रह करके बातें करनी है, बहुत ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकता मैं चीजों को, है ना। सेकंड आपको पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। सिंपल चीज है बहुत, बचपन से पढ़ते आए हो आप। 8th क्लास में आपने सबसे पहली बार लॉज को पढ़ा था, उसके बाद आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय साउंड पढ़ा था। सेम टू सेम लॉज है दोनों के, है ना, लाइट का भी और साउंड का भी, दोनों ही वेव्स हैं क्योंकि, ठीक है। रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की कैसी रिफ्लेक्शन होती है। अब यहां पर कुछ बातें हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काम आने वाली बातें हैं, है ना, तो वो बात करेंगे हम लोग। न्यूमेरिकल भी करेंगे रिफ्लेक्शन लाइट पर, और ये न्यूमेरिकल जो होने वाले हैं बोर्ड में नहीं आते, NTSC लेवल के न्यूमेरिकल है, ये ओलंपियाड लेवल के न्यूमेरिकल है, ये अच्छे वाले न्यूमेरिकल डाले हैं मैंने, और चैलेंजर क्वेश्चन हमेशा की तरह इस बार भी होंगे। देखो बच्चों, लाइट के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट्स ने अलग अलग राय दी है। जिन लोगों ने लाइट को जैसा देखा वैसा मान लिया, है ना, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी, है ना। जिसने जिस श्रद्धा से देखा उसको लाइट वैसी ही लगने लगी। कोई लाइट का रे नेचर देख पाया, रे नेचर का मतलब पार्टिकल नेचर, कि भाई लाइट कोई ना पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है, ऐसा बोला कुछ साइंटिस्ट्स ने, जिनका नाम मैं लेना चाहता हूं। तो नंबर 1 पर नाम आता है खुद न्यूटन जी का, जिन्होंने कॉर्पस्कल्स थ्योरी दी थी सबसे पहले। उसके बाद बहुत सारे और आए, लैपलेस आए, उसके बाद यहां तक कि आइंस्टीन ने भी 20th सेंचुरी के अंदर पार्टिकल नेचर को फिर से लेके आए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट, यहां मैंने नाम सब दे रखे हैं, ठीक है। जिन्होंने लाइट का रे नेचर सपोर्ट किया, पार्टिकल नेचर सपोर्ट किया। अब आप पूछोगे कि सर अगर लाइट पार्टिकल से मिलकर के बनी है तो उस पार्टिकल का नाम क्या है, तो पार्टिकल का नाम दिया गया फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और चौथा फोटॉन। अब ये फोटॉन कहां रहता है, एक्चुअली में कहीं नहीं है भाई, कोई ऐसी फिजिकल एंटिटी नहीं है जिसको मैं कह सकूं कि भाई ये यहां रहता है फोटॉन, ऐसा नहीं कह सकते हम लोग, है ना। इसका कोई मास नहीं है, मासलेस होता है ये, रेस्ट मास इसका 0 होता है। एक्चुअली मैं सच बात बताऊं तो आपको, इसका रेस्ट मास 0 होता है, यानी रुका हुआ मास नहीं होता इसका, कोई चलता हुआ होगा क्योंकि मोमेंटम कैरी करती है। हर लाइट रेडिएशन मोमेंटम कैरी करता है। करेंगे बातें, है ना, आगे जाके और बातें भी करेंगे। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, लाइट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन की स्ट्रीम है, बाढ़ आई हुई है फोटॉन की। जैसे इलेक्ट्रॉन की बाढ़ आने को आप करंट बोलते हो ना, ऐसे फोटॉन की बाढ़ को लाइट बोलते हैं, फोटॉन की बाढ़ को लाइट बोलते हैं। अभी देखो ऊपर से लाइट बरस रही है मेरे ऊपर, तो ऐसा लग रहा है जैसे ऐसा माना गया कि जैसे मुझ पर फोटॉन गिर रहे हैं, ऊपर से फोटॉन गिर के मुझ पर टकरा रहे हैं। और फोटॉन है क्या, फोटॉन एक एनर्जी का पैकेट है। वो एनर्जी का पैकेट डिफाइंड है पहले से कि इसमें इतनी ही एनर्जी होगी, क्वांटाइज्ड है।
वो जो पैकेट है वो क्वांटाइज्ड है कि इतनी ही एनर्जी एक पैकेट के अंदर होगी, फिर अगला फोटोन इतनी एनर्जी का होगा, फिर अगला फोटोन इतनी एनर्जी का होगा, फिर अगला फोटोन इतनी, इस तरीके से उसको क्वांटाइज कर रखा है। आगे लिखते हैं, आगे देखते हैं। अ फोटोन इज स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, क्वांटम ऑफ एनर्जी, है ना, एनर्जी ही है फोटोन। फोटोन कोई पार्टिकल की तरह से नहीं मान रहे यहां पर, लेकिन पार्टिकल मान के भी उसको लाइट का एक कॉन्स्टिट्यूएंट मान रखा है कि लाइट जो इन पार्टिकल से मिलकर के बनी, जिनका नाम फोटोन है, लेकिन उनका मास कुछ नहीं है जी, उनका मास कुछ नहीं है। आगे क्या रखा है, अ फोटोन इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी व्हिच कैन बी ट्रांसपोर्टेड एंड इट वाज द रियलाइजेशन दैट लाइट ट्रैवल्ड इन डिस्क्रीट क्वांटा दैट वाज द ओरिजिन्स ऑफ क्वांटम थ्योरी। यहीं से क्वांटम थ्योरी निकल के आई है। क्वांटम थ्योरी क्या है, सीनियर क्लासेस में जाकर के पढ़ेंगे आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को, वहां पर जाकर के आप जानोगे क्वांटम थ्योरी क्या होती है। जो ये एटम है, एटम को भी क्वांटम थ्योरी से समझाया जाता है, क्वांटम थ्योरी ऑफ एटम। जैसे बोर्स मॉडल ऑफ एटम है ना, ऐसी क्वांटम मॉडल ऑफ एटम भी है। तो क्वांटम मॉडल ऑफ एटम आप जाकर के 11th क्लास में पढ़ लोगे, अभी चिंता मत करो उस चीज की। तो रे नेचर ने क्या क्या एक्सप्लेन किया, रे नेचर ने एक्सप्लेन किया रिफ्लेक्शन क्या होता है जो आपको पढ़ना है, रिफ्रैक्शन क्या होता है जो आपको पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 12th में, क्रॉम्पटन इफेक्ट थोड़ा सा बता दिया जाता है, वैसे डिटेल्स इसकी सब कॉलेज लेवल पर मिलती है जाकर के। तो एक जीआईएफ देख लो आप यहां पर, है ना, एक रे नेचर आपको दिख रहा है कि भाई रेज निकल के आ रही हैं, बादलों के अंदर से रे निकल के आ रही है। लाइट का एक रेक्टिलिनियर मोशन होता है, सीधी चलती है लाइट। आपने लेजर लाइट से जरूर खेला होगा, लेजर लाइट निकल के कैसे जाती है, सीधी जाती है ना, तो बस वैसे ही समझ सकते हो आपके रेक्टिलिनियर मोशन होता है हमेशा लाइट का। शब्द क्या है, रेक्टिलिनियर, है ना। अब आप डुअलिटी देखो, अब आप दोगलापन देखो कि पार्टिकल तो है ही है, ये वेव भी है, ये वेव भी है, दोनों नेचर से समझाया जाता है लाइट को। कुछ साइंटिस्ट्स ने वही बोला ना मैंने, जिसकी जैसी श्रद्धा, कुछ की श्रद्धा थी तो रे नेचर दिख गया, कुछ की श्रद्धा थी तो उनको वेव नेचर दिख गया। वेव वाले कौन कौन थे, हाइगन्स नाम आता है सबसे पहले, मैक्सवेल नाम आता है, हर्ट्ज नाम आता है, बहुत सारे थे, हाइजनबर्ग, बहुत सारे नाम थे जिनको वेव नेचर समझ में आया, है ना। और डी ब्रोई बोलते हैं वैसे उनको, लुई डी ब्रोई, है ना, उन्होंने तो रे को और वेव को ऐसे कंबाइन किया कि पार्टिकल को भी वेव बता दिया उन्होंने, कि वेव तो वेव है ही है, पार्टिकल के भी दो नेचर हैं, मतलब मैटर के भी दो नेचर हैं, रे नेचर और वेव नेचर। और लाइट के यानी रेडिएशन के तो दो नेचर होते ही हैं, एक नेचर कौन सा, रे नेचर, दूसरा कौन सा, वेव नेचर। आपको कौन सा पढ़ना है अब, सर हमें क्या पढ़ना है ये बताओ, कंफ्यूज कर दिया आपने तो, रे है, वेव है, वेव है, रे है, हमें तो फर्क ही नहीं पता रे और वेव के बीच में। आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर साउंड पढ़ा था, वेव मोशन पढ़ाया जाता वहां पर कि पार्टिकल अपनी जगह से हिलता नहीं है, पार्टिकल अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ता, पार्टिकल अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं करता, वो अपनी जगह पर खड़ा 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 क्या करता है, वाइब्रेट करता है, या तो ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है या आगे पीछे वाइब्रेट करता है, हाँ या ना, हाँ या ना। तो वेव, लाइट वेव कैसे मिलती है, लाइट वेव ऐसे मिलती है कि कुछ चार्ज पार्टिकल्स, सुनना ध्यान से, कुछ चार्ज पार्टिकल्स एक जगह पर खड़े खड़े ऑसिलेट करते हैं, एक जगह पर खड़े खड़े वाइब्रेट करते हैं, उनकी वाइब्रेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक छोटा सा पार्ट है लाइट, उन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक छोटा सा पार्ट है उस स्पेक्ट्रम का, उस बहुत बड़े स्पेक्ट्रम का एक बहुत स्पेक्ट्रम आपको दिखाऊंगा मैं आगे जाकर के, उस स्पेक्ट्रम का एक बहुत छोटा सा पार्ट है विजिबल लाइट, जो हम आंखों से देख पाते हैं, जो इंसान लोग अपनी आंखों से सेंस कर पाते हैं, वो विजिबल लाइट जो हमने यहां पर पढ़नी है, वो जो हमने यहां पर पढ़नी है, ठीक है। तो लाइट रेफर्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, देखो साफ साफ लिखा हुआ, दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन आई, इंसानी आंखों से दिख सकने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को लाइट कह रहे हैं, विजिबल लाइट भी बोल सकते हैं इसको आप, दूसरा नाम इसका विजिबल लाइट भी है, जो आंखों से दिखे, जो आपको रंग बिरंगी दुनिया दिख रही है, ये जो कलरफुल वर्ल्ड आपको दिख रहा है, वो क्यों दिख रहा है, वो सब का सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर ये लाल शर्ट आपको दिख रही है ना, तो इसका मतलब यहां से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल के आपकी आंखों में जा रही है, समझ लेना इस बात को। या इनको मानते हो तो ये समझ लेना कि यहां से फोटोन निकल के आपकी आंखों में जा रहे हैं, दोनों बातें हैं, ठीक है। तो जिसको जैसा दिखा, किसी ने हाथी की सूंड देखी और किसी ने हाथी का पैर देखा, जिसने पैर पकड़ा बोलता है ये तो पेड़ है, जिसने सूंड पकड़ी बोलता है ये तो अजगर है, ये तो एनाकोंडा है। तो पता चला भाई, ना तो वो एनाकोंडा था और ना वो कंप्लीटली ट्री ट्रंक था, वो तो हाथी था। एक ही चीज को दो लोगों ने अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा, तो ये दो अलग अलग पर्सपेक्टिव है। बस हमें कौन सा पढ़ना है सर, हमें तो बताओ कौन सा पढ़ना है। आपको पढ़ना है रे, वेव नहीं पढ़ना। आप वेव का थोड़ी चीजें पढ़नी है, वेवलेंथ वाली बातें आएंगी,
ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर ऐसी बातें नहीं है, इस चैप्टर के अंदर ऐसी बातें नहीं है। यहां पर क्या बातें हैं, यहां पर रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट है, लाइट का सीधा चलना, रे ऑफ लाइट। अभी बात करूंगा रे ऑफ लाइट क्या होती है। तो ये कुछ वेव नेचर है लाइट का, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। बोलोगे सर भारी भरकम बड़े बड़े शब्द है, कुछ समझ नहीं आ रहे, समझने भी नहीं है तुमने, चिंता भी नहीं करनी इन बातों की, बड़े होकर के अपने आप पढ़ लेना कि वेव्स कैसे इंटरफेयर करती हैं, कैसे डिफ्रैक्शन होती है। ये जो दिखा रखा है डिफ्रैक्शन पैटर्न है, छोटे से होल में से लाइट निकल के सब तरफ फैल जाती है। अगर लाइट रेक्टिलिनियर मोशन ही होता, अगर लाइट का सिर्फ रे ही नेचर मानूं, तो भाई यहां से लाइट निकल के बस सीधी सीधी गिरनी चाहिए ना, इधर भी लाइट, इधर भी लाइट, यहां भी लाइट, यहां भी लाइट। ये कैसे हो रहा है? तो इसको समझा नहीं पा रहे थे रे वाले लोग, तो वेव वाले बोलते भाई ये तो वेव नेचर शो कर रही है। तो इसलिए कई सालों तक तो वेव नेचर जो था बहुत डोमिनेंट रहा, रे वाले तो चुप हो गए थे, साइंटिस्ट। वेव नेचर बहुत डोमिनेंट रहा कुछ टाइम तक। चलो बहुत ज्यादा लंबी बातें नहीं करेंगे यहां पर, ठीक है, कभी और मिलेंगे तो जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। रे नेचर ऑफ लाइट पढ़ना है आपको, वेव नेचर आपको नहीं पढ़ना है ना, जैसे कि मैंने बोला। तो रे नेचर क्या होता है, क्या क्या पढ़ना है। लाइट ऑल्सो हैज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल। लाइट पार्टिकल से मिलकर बनी है, पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को वो कैरी करती है। द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल। जितने ज्यादा पार्टिकल पड़ेंगे पर यूनिट एरिया, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जितने ज्यादा पार्टिकल्स पड़ेंगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, उतनी ज्यादा ब्राइटनेस दिखेगी आपको, ठीक है। अगर कभी डिम लाइट है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब समझ लेना कि पढ़ क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि कम नंबर ऑफ फोटॉन्स गिर रहे हैं पर यूनिट एरिया। उस पर यूनिट एरिया पर कम नंबर ऑफ फोटॉन्स गिर रहे हैं, अगर उस पर यूनिट एरिया पर ज्यादा फोटॉन गिरेंगे तो आप वो देख पाओगे, ब्राइटनेस बढ़ती है उस चीज की। तो इंटेंसिटी की बात कर रहा है, कह रहा है ब्राइट लाइट हैज मेनी पार्टिकल्स व्हाइल डार्क लाइट हैज फ्यूअर पार्टिकल्स। अगर डार्क लाइट है तो कम पार्टिकल है, पार्टिकल कौन, फोटॉन। ये देखो लिखा हुआ, दीज पार्टिकल्स ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटॉन्स, है ना, फोटॉन्स। किस स्पीड पर ट्रेवल करते हैं फोटॉन, इस स्पीड पर ट्रेवल करते हैं, ये ध्यान रखना, याद कर लो, इसको लिख लो, चिपका लो दिमाग में। C इज इक्वल टू 3, C से डिनोट करते हैं, V से डिनोट नहीं करते वेलोसिटी ऑफ लाइट को। तरीका है बस डिनोशन का, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो स्पीड है ना, ये वैक्यूम में है, लेकिन मैं यहां पर लिख देता हूं इस बात को, यहां लिखा नहीं है, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ कहां है, ये सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम में है ना, थोड़ा थोड़ा एयर में भी है, वैक्यूम या एयर में इतनी स्पीड है। तो अगर ये मीडियम नहीं रहे ना तो स्पीड चेंज भी हो जाती है, अगर ये मीडियम नहीं रहे ना तो स्पीड चेंज भी हो जाती है। अगर प्लास्टिक में लाइट घुस जाए स्पीड घट जाती है, कांच में लाइट घुस जाए, ग्लास में, लाइट की स्पीड कम हो जाती है, पानी में लाइट घुस जाए स्पीड कम हो जाती है, फाइबर में लाइट घुस जाए स्पीड कम हो जाती है। स्पीड ज्यादा कहां रहती है, मैक्सिमम कहां रहती है, वैक्यूम में और एयर में। कितनी रहती है, 3 × 10 की पावर 8, ठीक है, 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, यह स्पीड है प्रकाश की। When in a vacuum, such as outer space, where no matter is present, light travels straight forward. This is called rectilinear motion of light. देख लो, ज्यादा लंबी बातें नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए हो मेरी बात को, है ना, इतनी कोई मुश्किल बातें हैं नहीं। Several photons in a single line consider light ray. Light ray क्या होता है, लाइट रे क्या होता है, बहुत सारे फोटोन जब एक लाइन में आ जाएं, एक फोटोन जा रहा, फिर उसके पीछे दूसरा, फिर उसके पीछे तीसरा, फिर उसके पीछे चौथा, फिर उसके पीछे पांचवा, फिर उसके पीछे छठा, मिलके क्या बनाएंगे, रे बनाएंगे। और कई सारी रेज मिलके क्या बनाती हैं, कई सारी रेज मिलके बीम बनाती हैं। सेवरल लाइट रेज कॉन्स्टिट्यूट अ बीम ऑफ लाइट, है ना। आप हेडलाइट ऑन करते हो गाड़ी की, स्कूटी की, बाइक की, या टॉर्च ऑन करते हो तो उसमें से बीम निकल के आती है। वो बीम क्या है, कई सारी रे ऑफ लाइट्स हैं वो, है ना, कई सारी रेज ऑफ लाइट है वो, जो मिलकर के क्या बनाती है, बीम बनाती है, बीम। वो देख लो, ये बीम है, ये बीम है, इसमें एक एक फोटोन, ये देखो एनर्जी दिखा रखी है, ये रिप्रेजेंटेशन है, कोई सच्ची बच्ची ऐसा नहीं होता हुआ ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कर रखी है इस तरीके की कि ऐसी वेव चलती दिख रही है, ठीक है ना, वेव है, और वेव अपनी वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, लाइट की स्पीड से आगे बढ़ रही है वो। एक और विजुअलाइजेशन देख सकते हो आप फोटोन की, फोटोन ये देखो आगे बढ़ रहा है ना, ये सिर्फ विजुअलाइजेशन और कुछ नहीं है ना, विजुअलाइजेशन है ये। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है इमेजिन करवाना, इमेजिन करवाने की हेल्प है ये, कि आप इमेजिन कर पाओ किस तरीके से लाइट आगे बढ़ती है, ठीक है। फिनोमेनन आ गया एक लाइट का, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। तो भाई लाइट समझ में तो आ गई ना क्या होती है, यहां कंफ्यूज ज्यादा कर दिया कि लाइट क्या होती है, कोई बात नहीं। बात यह है कि लाइट रिफ्लेक्ट करती है,
लाइट किसी चीज पे पड़ती है तो उस पे पड़ के टकरा करके वापस आती है, ठीक है। अगर वो उस पे टकरा के वापस ना आए, अगर वो उस पे टकरा करके वापस ना आए तो वो चीज आपको दिखेगी नहीं, वो चीज आपको विजिबल ही नहीं होगी। अब ये समझ नहीं आया सर, थोड़ा सा और समझाओ, इसको समझ नहीं आया। मुझे एक बार बताओ, तुम्हारे घर में या तुम्हारे आसपास जो हवा है, क्या वो दिखती है आपको? क्या वो जो एयर है वो दिखती है? आप बोलोगे सर नहीं, एयर नहीं दिखती हमको। ऑक्सीजन दिखती है क्या? नहीं। हीलियम दिखती है क्या? नहीं। नाइट्रोजन दिखती है क्या? नहीं। क्लोरीन दिखती है क्या? नहीं, है ना। ये सारी तो है ना, लेकिन एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन है बहुत सारी, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन तो बहुत सारी, ऑक्सीजन बहुत सारी है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी है। क्या ये सब दिखती है क्या? नहीं दिखती, है ना। क्यों नहीं दिखती पता है? क्यों नहीं दिखती पता है? क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती, ये लाइट के आड़े नहीं आती। जो लाइट के आड़े आ गया ना, वही दिखेगा, वही चमकेगा, है ना। मेरा मुंह क्यों दिख रहा है आपको? क्योंकि लाइट मेरे मुंह पे पड़ रही है, लाइट मेरे मुंह पे पड़ रही है और रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंख में जा रही है। तो जो आपकी आंख में जा रही है वो मेरे फेस से टकराई हुई लाइट है। जो आपकी आंखों में जा रही है वो मेरे फेस से टकराई हुई लाइट है, समझ गए ना। टक्कर नहीं होती तो मेरा मुंह ना दिखता। सोचो मेरा मुंह ट्रांसपेरेंट होता तो, इमेजिन करो मेरा मुंह ट्रांसपेरेंट होता तो आपको दिखता क्या? ट्रांसपेरेंट चीज दिखती है क्या? नहीं। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती, आर पार निकल जाती है लाइट, ऐसी एयर के आर पार निकल जाती है लाइट। समझ में आई ना बात? तो ये रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन होती क्या, कैसे डिफाइन करते हैं उसको? व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस एंड द लाइट रे बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम, इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पढ़ लो एक बार इसको ढंग से, पढ़ लो, अंग्रेजी है। एक लाइट रे आई, स्मूथ पॉलिश सरफेस पे गिरी और बाउंस बैक करके चली गई उसी सेम मीडियम में जहां से वो आई थी, जहां से वो आई थी वहीं लौट गई, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंसिडेंट लाइट रे बोलते हैं जो आ रही होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे बोलते हैं जो जा रही होती है। पढ़ लो, द इंसिडेंट लाइट रे विच लैंड्स अपॉन द सरफेस इज सेड टू बी रिफ्लेक्टेड अवे द सरफेस, द रे दैट बाउंसेस बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। यानी आने वाली लाइट को इंसिडेंट रे और बाउंस बैक होकर जाने वाली रे को रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, है ना। द परपेंडिकुलर विच इज ड्रॉन ऑन द सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल। ये नॉर्मल की बड़ी अच्छी सिग्निफिकेंस है, ये नॉर्मल बड़ा जरूरी होता है। ये बीच में ऐसे खड़ा रहता है सीधा सा, यहां से इंसिडेंट रे आएगी, इधर से रिफ्लेक्ट करके जाएगी, बीच में नॉर्मल खड़ा रहेगा। क्या करता है ये? क्या करता है ये? एंगल बताता है, एंगल बताता है कितने एंगल पे गिरी और कितने एंगल पे निकल गई है। यही काम है इसका, बस एंगल बताने का काम है इसका। ये देखो, ये पहाड़, ये खेत, आपको सब इस पानी के अंदर दिख रहा है, पानी के अंदर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये जो पहाड़ है ना, इमेजिन करके देखना, ये जो पहाड़ है ना ऊपर से, ये इससे जो रे ऑफ लाइट आ रही है, इससे जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो पानी में पड़ के आपकी आंख में घुस रही है। हमारी आंखों में पानी में जाके रिफ्लेक्ट होकर के आंखों में जा रही है हमारे, इसलिए हमको ये नीचे दिख रहा है। एक और डायग्राम दिखाता हूं, वहां देखो, वहां देखो भाई, ये पेड़ है, यहां पानी है, यहां इंसान खड़ा है। इस इंसान को सीधा तो दिख ही रहा होगा पेड़, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी सीधा पहाड़ तो दिख ही रहा है, पहाड़ सीधा तो दिख ही रहा है, खेत सीधे तो दिख ही रहे हैं, इसको पेड़ सीधा तो दिख ही रहा होगा, लेकिन पेड़ की रिफ्लेक्शन पानी में भी दिख रही होगी इसको, क्योंकि पानी में लाइट जाकर के रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है। मैं नॉर्मल ड्रॉ करके करा के दिखाता हूं आपको, जिस नॉर्मल की बात कर रहा था, ये वाले की बात कर रहा हूं ना मैं, नॉर्मल की, इसको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये ऐसे ड्रॉ होगा, ये लाइट आई, इंसिडेंट, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, और ये होता है नॉर्मल, जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। क्यों? एंगल बताने के लिए, एंगल बताने के लिए। ये एंगल आई और ये एंगल आर। अभी नेक्स्ट स्लाइड पर और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी, अगली स्लाइड पर और चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसका नॉर्मल देखो यहां बन रहा है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो ये सारे नॉर्मल बन रहे हैं, ये सारे नॉर्मल बन रहे हैं। सबका आई आई आर आई आर आई आर सबका अपना अपना होगा, है ना। एंगल आई एंगल आर सबके अपने अपने होंगे। दो लॉ है भाई रिफ्लेक्शन के, रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं, अभी आने वाले हैं। होते क्या हैं, मतलब क्यों चाहिए होते हैं, ये लाइन लिखी हुई है यहां पर कि लॉज की जरूरत क्या है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डिटरमाइन द रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज ऑन रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस लाइक मिरर, स्मूथ मेटल सरफेस एंड क्लियर वाटर। मतलब ये गवर्न करता है, डिटरमाइन करता है कितने एंगल पर पड़ी, कितने एंगल से निकल गई, किस पे पड़ी, कैसे पड़ी। कौन पड़ी? लाइट पड़ी, है ना। लाइट कहां गिर रही है, कैसे गिर रही है, वो सब चीजें गवर्न करने वाले हैं लॉज। कौन कौन से लॉज हैं? पहला लॉ देखो,
पहला लॉ बहुत सिंपल है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अब एक प्लेन का क्या मतलब होता है यार, ये एक प्लेन आपने सुना होगा ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, लाई ऑन द सेम प्लेन, लाई इन द सेम प्लेन, लाई ऑन द सेम प्लेन। क्या मतलब है इसका? एक ही प्लेन में होने का क्या मतलब होता है? कोप्लेनर होने का क्या मतलब होता है? ये मतलब होता है कोप्लेनर होने का। ये देखो, पहले दूसरा लॉ भी दिखा दो, फिर दोनों इकट्ठे समझा देता हूं। ये तो बहुत सिंपल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमेशा होता है, ठीक है ना। ये लॉज हैं, ये लॉज हैं, ये क्यों होता है का आंसर नहीं होता, लॉज का क्यों का जवाब नहीं होता। लॉ को हम लोग लगा के देखते हैं, लग रहा है, अगर 100% केसेस में अगर लग रहा है तो लॉ है, तो कानून है। अगर एक में भी नहीं लग रहा तो कानून नहीं है, उसको हटा देते हैं, जला देते हैं उसको, समझ गए। ये है मतलब, फिर उसकी कुछ एक्सेप्शन आ जाएगी, उस लॉ की फिर कुछ एक्सेप्शन आ जाएगी। तो नेचर को स्टडी करने के लिए लॉज की जरूरत होती है ना। नेचर के कुछ लॉज है जिनको हम लोग डिस्कवर करते हैं, तो ऐसे ही ये लॉज हैं दोनों। अब ये क्या कहते हैं मैं आपको दिखाता हूं, देखो जी। ऐसे समझना कि ये जमीन है, ये जमीन है, नीचे वाला सरफेस है, और ये जो सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओके, अब देख क्या हो रहा है, अब देखियो बेटा क्या हो रहा है। लाइट आ रही है यहां से, इंसिडेंट रे, ये आई, ये लेट की आ रही है, ध्यान रखना। मतलब ये ऐसा है, ये इस तरह का है, ऐसा ही ऐसा, समझ गए ना। ये किताब बंद, ये किताब खुल गई, तो ऐसा ही है, ऐसा ही इस तरीके से दिखा रखा है मैंने आपको। तो यहां पे लाइट आ रही है, इस मेरे इस वाले हाथ पर ऐसे लाइट आ रही है, तो यहां दिखा रहा हूं, यहां दिखा रहा हूं, ऐसे लाइट आ रही है, ये यहां गिरी, यहां गिरी। नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा? नॉर्मल ऐसे ड्रॉ होगा भाई, है ना। नॉर्मल ऐसे ड्रॉ होगा, इस तरीके से, ये नॉर्मल होगा, इसका नाम होगा एंगल आई। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब क्या? जितने एंगल पर आके गिरी है उतने एंगल से वापस लौट जाएगी, जितने एंगल पे आई है उतने एंगल से चली जाएगी। यानी ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। दिस इज एंगल आर एंड एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ये तो हो गया सेकंड लॉ, ये तो हो गया सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है? आपके सामने है फर्स्ट लॉ, आपके सामने है फर्स्ट लॉ। ये देखो, ये जो लाइट आ रही है, ये जो लाइट आ रही है, इसका नाम है इंसिडेंट रे। ये जो नॉर्मल बना एन से डिनोट किया जा रहा है, और ये जो लाइट जा रही है इसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे। तो ये तीनों ही रेज आई आर, आर आर और नॉर्मल, ये तीनों इसी हाथ पे रहेंगी मेरे, ये तीनों इसी जगह पर रहेंगी। आई आर भी इसी पे, नॉर्मल भी इसी पे और आर आर भी इसी पे। प्लेन से बाहर नहीं आएगी कभी भी। मतलब ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि भाई ऐसे लाइट आई, ये देख ऐसे लाइट आई और ऐसे निकल गई, प्लेन से बाहर उठ के चली गई कहीं और। ऐसा नहीं होगा कभी भी, कभी भी ऐसा नहीं होगा। आई आर और आर आर और नॉर्मल, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में लाई करते हैं, एक ही प्लेन में पड़े रहते हैं। फर्श पे तो फर्श पे ही रहेंगे तीनों के तीनों, आई आर भी, आर आर भी और नॉर्मल भी। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि सेम प्लेन में होना क्या होता है, ठीक है ना। आपको ऐसा भी समझना चाहिए था, ये ऐसा भी समझ सकते हो आप इसको कि ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है, तो ये एक्स वाई प्लेन में ही रहेगा हमेशा। हमेशा किस में रहेगा? एक्स वाई प्लेन में रहेगा। मिटा देता हूं, गंदा लग रहा है ना। तो हमेशा किस में रहेगा? ये एक्स वाई प्लेन में ही रहेगा। कौन कौन? आई आर, आर आर और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये दूसरा लॉ तो बहुत सिंपल है, आई आर इज इक्वल टू आर आर, ठीक है ना। ओ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, सेम एंगल पर रहेंगे हमेशा। ये क्वेश्चन एनटीएससी के हैं भाई, तो आसान नहीं है। एक बार आप लगाओ इनको। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, पॉज करना वीडियो और ट्राई करना। देखो बच्चों क्या हो रहा है इसमें, हो क्या रहा है। ये जो लाइट आ रही है फर्स्ट इंसिडेंट रे है, ये फर्स्ट इंसिडेंट रे है। ये कितने एंगल पर गिरी बेटा? ये पहले मिरर पर कितने एंगल पर गिरी? आपका आंसर होगा सर 60 डिग्री पे गिरी है। तो जब 60 डिग्री पे गिरी है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से इसको कितने एंगल से जाना चाहिए? इसको कितने एंगल से जाना चाहिए? इसको जाना चाहिए किससे भाई? 60 डिग्री से ही। हाँ या ना? हाँ या ना? किससे जाना चाहिए इसको? 60 डिग्री से। 60 से आई, 60 से जाएगी। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर, है ना। जिस एंगल से आई उस एंगल से जाएगी। अब बेटा देख,
ये दोबारा यहां गिरी, ये दोबारा यहां गिरी, तो यहां गिरेगी अगर दोबारा से, फिर से क्या ड्रॉ करूंगा, यहां भी एक नॉर्मल ड्रॉ है ना, देखो पहले से n1 नॉर्मल, यहां क्या नाम दूंगा n2 नॉर्मल, एक दूसरा नॉर्मल बना यहां से, क्योंकि ऐसे लाइट जा रही है इस बार ये, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब ये ऐसे आई है तो इस नॉर्मल से कितने एंगल पर है, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है। अगर आपको ये पता चल गया तो आपको ये तो पता चली जाएगा, यही तो निकालना है, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R, यही तो निकालना है बेटा, यही वाला एंगल तो आपको निकालना है कितना है, ठीक है। ट्राई करना एक बार, समझा दिया मैंने, ट्राई करो। आओ बेटा देखो, अगर ये 60 डिग्री है, रंग बदलता हूं जरा इसका, अगर ये 60 डिग्री तो एंगल कितना होगा 30, ये कितना है 90, एंगल सम प्रॉपर्टी 90 30 कितना हो गया 120, 90 + 30 120, 180 में से 120 माइनस करोगे क्या आंसर आएगा 60, 60। तो बेटा जब ये 60 तो ये कितना 90 डिग्री नहीं दिख रहा आपको, ये 90 नहीं दिख रहा आपको, जब ये 60 तो ये कितना 30, तो ये भी 30, तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, तो ये भी कितना 30, यही आंसर है इसका, यही आंसर है इसका, एंगल R इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। ये करो, एनटीएससी क्वेश्चन है ये, इसका आंसर बताऊं क्या है, इसका आंसर है 3। सर कैसे निकाला, कैसे निकाला सर, ये देख, ऑब्जेक्ट यहां है ना, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है, उतने ही डिस्टेंस पर अंदर बनेगी इमेज। अगर व्हाइट आपको ना दिख रहा हो तो काले से दिखा देता हूं, यहां आपको इमेज दिखेगी, ये इमेज 1 है I1, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज इक्वल डिस्टेंस पर, जितना डिस्टेंस यहां से यहां उतना डिस्टेंस यहां से यहां, बोलो हाँ या ना, ऐसे ही होता है ना। प्लेन मिरर के जितना पास आओगे आपकी इमेज भी उतना पास आती है, जितना दूर जाओगे आपकी इमेज भी उतना दूर जाती है, ऐसे यहां पर भी हो रहा है, ऑब्जेक्ट से इतना डिस्टेंस है तो इमेज का भी इतना डिस्टेंस है, ऐसे यहां से भी देख, यहां से भी देख बेटा, यहां बनेगी, यहां I2 होगा, जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस ये, सेम डिस्टेंस है ना। सर ठीक है, इमेज 1 यहां बन गई, इमेज 2 यहां बन गई, 3 कहां बनेगी, 3 कहां बनेगी, 3 कैसे लिख दिया सर आपने, तीसरी यहां बनेगी बेटा, सिर्फ रेफरेंस के लिए ले रहा हूं ये, ठीक है। ये ऐसे 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 इधर बनेगी, ठीक है, ये जहां तीनों मिल जाएंगे स्क्वायर सा बन जाएगा, ये स्क्वायर सा, ये डायगोनल होगा स्क्वायर सा, और ये होगा डायगोनल I3, ठीक है। सर हमें कैसे पता चलेगा, अब आपको तो याद था कि यहां 3 बनती हैं, तो इसका एक शॉर्टकट सिखाता हूं फटाफट, यहां देख, n इज इक्वल टू 360/θ-1, याद कर ले इसको, काम आएगा, ठीक है। ओलंपियाड शलंपियाड जो भी देना चाहो आप, ठीक है, अभी कभी चभी जब मर्जी देना चाहो काम आएगा ये। n इज इक्वल टू 360/θ-1, वेयर थीटा इज द डिस्टेंस एंगल बिटवीन मिरर 1 एंड मिरर 2। बताओ कितना एंगल है मिरर 1 और मिरर 2 के बीच में, कितना एंगल है सर 90, तो 360 डिवाइड बाय 90 माइनस 1 0 0 कट गया, 9 चौक 36, 4 में से 1 गए 3 आंसर, ऐसे निकालते हैं इसको, ठीक है। कभी और भी एंगल हो सकते हैं, अभी तो 90 डिग्री था, बहुत सिंपल सा, ठीक है ना, हो सकता है चैलेंजर में मुश्किल आ जाए, है ना। तो याद कर लो इसको, इसको याद कर लो, 360/θ-1। प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, ऐसी इमेज बनाता है। देखो बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, पहली इंसिडेंट रे गई सीधी, दिस इज IR, है ना, जहां भी ये गिरी है, इस पॉइंट पर गिरी है, देखो, तो मुझे बताओ नॉर्मल कहां बनेगा, नॉर्मल भी तो नहीं बनेगा, इसी पे ही नॉर्मल बनेगा, बना के दिखाता हूं मैं, देखो इसी पे ही क्या बनेगा बच्चों, नॉर्मल बनेगा। मुझे बताना जरा एंगल I कितना है, अरे IR भी उसी पे, नॉर्मल भी उसी पे, तो कोई एंगल ही नहीं है, 0 एंगल बनेगा, हमेशा नॉर्मल के साथ लिया जाता है एंगल को, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, तो इसलिए नॉर्मल के साथ ही एंगल लिया जाता है। एंगल I क्या है 0 डिग्री, और जब एंगल I 0 तो एंगल R भी क्या होगा 0 डिग्री होगा। तो ये जो मिरर है, ये जो शीशा है, ये जो दर्पण है, इससे टकरा करके रे ऑफ लाइट क्या करेगी, वापस आ जाएगी, ये देखो, ये देखो, ये जाएगी और टक्कर मार के क्या करेगी, वापस आ जाएगी, दिस इज योर RR, है ना, गई और वापस आ गई, गई और वापस आ गई। तो इसकी रिफ्लेक्शन कहां पड़ेगी, इसकी रिफ्लेक्शन पड़ेगी पीछे। तो जितना डिस्टेंस
मिरर से आपके फेस का है उतना ही डिस्टेंस इमेज का मिरर से होगा। ये सेम डिस्टेंस होंगे दोनों, यहां से लेके यहां तक का और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस सेम होगा। इस डिस्टेंस को आगे जाके बताऊंगा यू कहते हैं, इस डिस्टेंस को आगे जाके बताऊंगा वी कहते हैं। ठीक है, दिस इज इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड दिस इज इमेज डिस्टेंस। ठीक है ना, यहां पर दोनों इक्वल है, यहां पर दोनों इक्वल है, यू और वी दोनों इक्वल है। और दूसरे वाले देखो भी समझा देता हूं, ये देखो ये देखो, ये गई, ये इंसिडेंट रे जहां पर भी गिरेगी वहीं पर ड्रॉ किया जाता है नॉर्मल 90 डिग्री पर। ये आपका एंगल आई है और ये आपका एंगल आर है। मान लेता हूं दोनों 20-20 डिग्री है, तो एंगल आई भी होगा 20 डिग्री और एंगल आर भी कितना होगा बेटा 20 डिग्री। जिस एंगल पर गई है उसी एंगल से लौट के रिफ्लेक्टेड रे वापस आ जाएगी, है ना। जिस एंगल पे गई है उसी से लौट करके रिफ्लेक्टेड रे क्या करेगी, वापस आ जाएगी। तो ये सिस्टम है। ठीक है, अब इस इमेज का, ये जो इमेज बनी है ये राइट साइड पर, इस इमेज का नेचर लिखना आता है बेटा। ठीक है, इसका नेचर बोर्ड में पूछा जाता है। अब सुन लो कौन कौन से नेचर होते हैं इसके। 5 नेचर आपको लिखने हैं, 5 नेचर। ठीक है, सबसे पहला सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना आपके मुंह का साइज है। प्लेन मिरर की ये प्रॉपर्टी है, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा ही जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज इमेज का बनाती है। ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी, इसकी ज्योमेट्री है। आप पूछोगे क्यों सर ऐसा क्यों, बेटा ज्योमेट्री है ये। ठीक है, ज्योमेट्री ही ऐसी बनती है उसकी कि सेम साइज की बनती है। ठीक है ना, दिस इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का दूसरा नाम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता है, क्योंकि यहां पर ज्योमेट्री चलती है सब जगह पर। ये देखो ज्योमेट्री तो ये भी आई और आर, कहीं पर सिमिलर ट्रायंगल्स की थ्योरम लगती है, कहीं पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की थ्योरम लगती है। तो वो सारी बातें जाकर के 12th में आने वाली है, कोई चिंता मत करो, तुम समझ जाओगे कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो सेम साइज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की उतनी ही हाइट इमेज की। यहां मैं लिख रहा हूं इसको, यहां मैं इस बात को थोड़ा सा लिख देता हूं कि जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की उतनी ही हाइट इमेज की, ये ध्यान रखना। सेकंड, सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो इमेज बनेगी ना, ये सेम डिस्टेंस पर बनेगी, जितना v होगा उतना u होगा। ये बात भी मैंने आपको बताई अभी कि u इज इक्वल टू v रहता है। किस में रहता है, प्लेन मिरर में रहता है। और कहीं भी रहता है क्या, हाँ रहता है, कुछ केसेस हैं ऐसे भी। ठीक है, लेकिन यहां पर हमेशा रहेगा। तीसरा, वर्चुअल इमेज बनती है। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊंगा डिटेल में। ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर की वेट करनी पड़ेगी। वैसे मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं। वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जो किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो सकती, जिसको बनाने के लिए, जिसको देखने के लिए पर्दा नहीं चाहिए आपको, जो शीशे के अंदर ही बनेगी हमेशा। तुम हट गए तो इमेज भी हट गई, अगर आप शीशे के आगे से हट गए तो इमेज भी आपकी हट जाएगी। ऐसी वाली इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो जब तक ये भाई यहां पर रहेगा तब तक इसकी इमेज अंदर बनती रहेगी। ठीक है ना, और कलर चेंज नहीं होता इमेज का, है ना। जैसे रंग के तुम हो वैसा ही रंग अंदर दिखेगा। नीले के हरे नहीं हो जाओगे और हरे के नीले नहीं हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, वर्चुअल का मतलब होता है नकली, ऐसे समझे तो वर्चुअल मतलब होता है नकली, है ना, सिंथेटिक, कंप्यूटराइज्ड। वर्चुअल का मतलब ये होता है रियल नहीं हो, जो अनरियल हो वो वर्चुअल है। तो जब तक आप खड़े हो आपका जुड़वा भाई अंदर खड़ा है, जब तक आप खड़े हो आपकी जुड़वा सिस्टर अंदर खड़ी है। आप हट गए तो आपका ट्विन भी अंदर से हट जाएगा, है ना। भूत, अगर वो रह गया तो भूत। चौथा, इरेक्ट का मतलब होता है सीधी खड़ी। अगर तुम ऐसे खड़े हो तो तुम्हारा मुंह भी ऐसे ही होगा सामने, मतलब बालों के सामने बाल आएंगे, नाक के सामने नाक आएगी, लिप्स के सामने लिप्स आएंगे, चिन के सामने चिन आएगी, चेस्ट के सामने चेस्ट आएगी, शोल्डर के सामने शोल्डर आएंगे। इसको कहते हैं इरेक्ट इमेज होना। ठीक है ना, कभी ऐसा हुआ क्या कि आप मिरर के सामने खड़े हुए हो, प्लेन मिरर के सामने खड़े हुए हो और आपके मुंह के आगे आपके जूते आ जाएं, मतलब जूते उल्टे, आपके मुंह के सामने जूते दिख रहे हो आपको, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता ना, है ना। सुबह सुबह उठ के अपनी शक्ल देखते हो ना, जूते जैसी लगती है क्या तुमको? नहीं ना, फेस है ना, नहाया धोया फेस लगता ना, बढ़िया सा चमकता हुआ। तो वैसी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इरेक्ट का मतलब होता है सीधी खड़ी इमेज। टोपी के सामने टोपी, आंखों के सामने आंखें, नाक के सामने नाक, चिन के सामने चिन, गले के सामने गला, इरेक्ट इमेज बोलते हैं इसको। लास्ट आता है लेटरली इन्वर्टेड। यहां वो चीज नहीं दिख रही लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है, लेकिन आप समझ जाओगे। मैं एक यहां पर चीज ड्रॉ करने वाला हूं। मान लो मैंने यहां पर सिंबल लिखा, कोई सिंबल लिखा ऐसा, मान लो मैंने लेटर लिखा बी, तो वहां पर ऐसा दिखेगा। बोलो होता है कि नहीं होता ऐसा? और ए लिखा
तो ये बेचारा बच जाता है लेटरल इन्वर्जन से। कुछ ऐसे लेटर्स भी होते हैं, सिमेट्रिकल लेटर्स बोलते हैं इनको, है ना, जो बच जाते हैं, लेटरली इन्वर्ट होने से बच जाते हैं। हो भी रहे होते हैं लेकिन दिखते नहीं है ना, तो हो तो रहा है बेचारा, दिख नहीं रहा लेकिन बी का देखो कैसा हाल हो गया है ना, बी की तो पलटियां लगी बेचारे की। तो पांचवा है लेटरली इन्वर्टेड होना। इसके एग्जाम्पल्स अगली स्लाइड में है, ये देखो जी आपके सामने आप शीशे के सामने अपना राइट हैंड रखो, आपका जुड़वा भाई वहां से लेफ्ट हैंड उठाता है। आप शीशे के सामने लेफ्ट हैंड रखो, आपकी जुड़वा बहन वहां से राइट हैंड उठाती है। आप यहां से राइट टांग उठाओ, टांग नहीं दिख रही आपको, मेरी कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी दिख जाएगी अगर तुम मिरर के सामने खड़े होगे। तो राइट उठाओगे लेफ्ट होगा, लेफ्ट उठाओगे राइट होगा, है ना, ऐसा ही होता है। तो ये वही दिखा रखा है कि इसका राइट हैंड है, वहां पर लेफ्ट दिखेगा, ठीक है। और एम्बुलेंस के आगे आप जानते ही हो उल्टा एम्बुलेंस लिखा होता है, काहे, ताकि जो उसके आगे वाला है, ये रीजनिंग में क्वेश्चन भी आता है, टुच्चा सा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर लिखना ड्यू टू लेटरल इन्वर्जन। लेटरली इन्वर्ट हो जाना, राइट का लेफ्ट हो जाना, लेटरली इन्वर्ट करना बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एम्बुलेंस के लेटर जो होते हैं वो आगे वाले को अपने शीशे में सही दिखे। मान लो सायरन कल को खराब भी हो गया एम्बुलेंस का, तो कम से कम वो देख के तो बता सकता ना, हाँ भाई पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, मुझे जगह देनी है उसको, है ना। तो आगे वाला जो ड्राइवर है वो उसको जगह दे देगा ताकि एम्बुलेंस निकल जाए, किसी की जान बच जाए। चैलेंजर करने हैं भाई, करने हैं, कमेंट में आंसर करने हैं इनके, ठीक है। देख लो आराम से नजर मार लो। अगले एपिसोड में हम लोग ऑब्वियसली मेजर चीजें पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं। स्फेरिकल मिरर की रिफ्लेक्शन कैसी होती है, क्या क्या रूल्स होते हैं, रे डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं और यूजेस क्या है स्फेरिकल मिरर के। न्यूमेरिकल नहीं होंगे, न्यूमेरिकल के लिए अलग से इसके बाद थर्ड लेक्चर आएगा, लेकिन आपको सिखा दिया जाएगा कि न्यूमेरिकल थोड़े थोड़े किस तरह से स्टार्ट करने हैं आपको, है ना। पकड़ बन जाएगी, कॉन्सेप्ट बन जाएगा आपको, उसके बाद आप लोग न्यूमेरिकल अच्छे से कर पाओगे। एक बार अगर रे डायग्राम आपको लर्न हो जाए तो लर्न करने पर जोर देना कि रे डायग्राम मुझे लर्न हो जाए, है ना। लर्न का मतलब सीख जाऊं मैं कैसे बनाने हैं। लर्न का मतलब रट्टा मारना नहीं होता, लर्न का मतलब होता है सीख लेना, है ना। तो सीख जाओ रे डायग्राम्स को। तो मिलते हैं हम लोग अगली बार, आज के लिए काफी है, थैंक यू सो मच, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट